everyone, let's start with our revision in one shot of the chapter Atoms and Molecules. देखो, इस वीडियो में हम हमारे सारे क्विज को डिस्कस करेंगे, उसी के थ्रू हम अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है तो फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके सारी वीडियोस देखिए। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है और सिर्फ आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। सो पीपल, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने आपको क्विज दिया था जो कि वीडियो नंबर 1 पे था, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एटम, मॉलिक्यूल्स, लॉज और यहाँ तक कि डेल्टन के पोस्टुलेट्स पढ़े थे। तो उसी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था कि एटम्स क्या होते हैं। सो एवरीवन, जब हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को तो हमने समझा था कि अगर हम किसी मैटर को, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप किसी मैटर को बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक ऐसी स्टेज पे पहुंचो जहाँ पे वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, आप उस छोटे से पार्टिकल को देख भी नहीं सकते, तो हम उस छोटी सी चीज़ को एटम कहते थे। क्या कहने का मतलब है मेरा, एटम मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि पूरा मैटर बहुत सारे एटम से मिलके बना है। आप एटम को नेकेड आइज से नहीं देख सकते और एटम बहुत छोटा होता है, एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता है। जब हमें ये क्वेश्चन आया था कि एटम क्या होता है तो हमारा आंसर होगा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, क्योंकि बाकी के दो ऑप्शन गलत हैं। ना तो एटम का साइज बड़ा होता है, ना ही आप उसे अपनी आँख से देख सकते हो। दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दो या दो से ज़्यादा एटम मिलके कंबाइन किए तो आप ये बताइए कि क्या बनेगा, राइट। तो पीपल, जब हमने ये देखा था कि ये एक हाइड्रोजन का एटम है और मैंने आपसे बोला था कि अगर मैंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया और एक और हाइड्रोजन का एटम लिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या बनता था, इन दोनों को कंबाइन करने पे H2 बनता था। इस H2 को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। जैसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं H2 को, O2 को, H2O को, KOH, KCl, इन सबको हम मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बने हैं, इसलिए हम इन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। तो व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, है ना। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में 2 लॉ पढ़े थे जो कि हमें लैविशियर ने दिए थे। कौन कौन से 2 लॉज थे? पहला लॉ था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ था द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इन दोनों लॉ को समझते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो भाई लैविशियर ने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, स्टडी की, 2 लॉ दिए, एटम के बारे में ही दिए थे कि नेचर में कैसे मैटर रिएक्ट करता है एंड ऑल। तो सबसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, देखो, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिएक्ट करती है या उसके साथ कंबाइन करती है और कुछ नया फॉर्म करती है, कुछ नया फॉर्म करती है, तो इस पूरी चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे A+B मिले, ठीक है, तो उन्होंने नए सब्सटेंस बनाए C और D, तो ये क्या हुआ, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? कंजर्वेशन वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को बचा के रखना। फॉर एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखना। मास का मतलब क्या है? यहाँ हम मास की बात कर रहे हैं, समझ में आया? तो हमें सिंपल वर्ड्स में ये समझ में आया कि हमें यहाँ मास को बचा के रखना है, ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ जो भी मास का सम होता है वो सेम होता है। 2+7 भी आपको 9 देगा, 3+6 भी आपको 9 देगा। तो कभी भी एक केमिकल रिएक्शन में मास दोनों साइड पे सेम ही मिलेगा, वो चेंज नहीं हो सकता।
तो लॉ बोला कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जो मास था वही मास रहेगा, ना तो मास बढ़ सकता है ना ही घट सकता है। ठीक है, तो ये था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब समझते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में हमने सिंपल बोला था कि कंपाउंड्स, हमें पता है कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। कंपाउंड यानी H2O, HCl, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड है जो अलग अलग चीज़, अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। लेकिन वो कंपाउंड कब कहलाता है, वो कंपाउंड तब कहलाता है जब जो भी चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग एलिमेंट्स मिले हैं वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में हो। फिक्स्ड प्रपोर्शन का क्या मतलब है, कांस्टेंट प्रपोर्शन का क्या मतलब है। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, प्रपोर्शन मतलब रेशियो, है ना। तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जैसे H2O, HCl, KNO4, HNO4, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारे अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने हैं। लेकिन ये कंपाउंड्स कब कहलाएंगे, जब ये फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU, ठीक है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 AMU, एक ऑक्सीजन का मास 16। तो जब हमने इस पूरे कंपाउंड का रेशियो निकाला तो 1:8 आया। तो अब ये बात यूनिवर्सल फैक्ट बन चुकी है कि अगर आपको दुनिया में कहीं भी वाटर मिलेगा तो उसमें H2O मॉलिक्यूल का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। चाहे आप इंडियन ओशन से पानी लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में किसी रिवर से पानी लेके आओ, इस दुनिया में कहीं से भी अगर आप पानी लेके आओगे तो उसमें H2O का रेशियो 1:8 ही होगा। दिस वॉज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। गाइज, इससे जो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें मैंने AMU समझाया, उसके डेप्थ में गए, बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा भी की हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो अगर आपको रियली इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आई बटन पे जाओ और पूरी वीडियोस देखो। लेकिन अगर आप वो पढ़ चुके हो और रिवाइज बस करना है देन दिस इज़ गुड ना। हमने ये 2 लॉ समझ लिए, चलो आंसर करते हैं। यहाँ सवाल आपसे पूछा है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला ऑप्शन बोलता है एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहीं एटम की बात हुई, तो आप बोलोगे नहीं। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है मैटर मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो दिस इज द राइट आंसर। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही बोला कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। फिर कंपाउंड के बारे में भी सेम लिखा है, मॉलिक्यूल के बारे में भी लिखा है, लेकिन हमें पता है कि यार यहाँ तो मास की बात हो रही है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछती हूँ प्रपोर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कांस्टेंट का मतलब था जो बदलता नहीं, और प्रपोर्शन का क्या मतलब था, रेशियो। व्हाट इज इट, रेशियो। सो इट इज रेशियो। अब हम आएंगे डेल्टन के पोस्टुलेट्स पे, राइट। तो लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड कि डेल्टन ने क्या किया था। सो एवरीवन, क्या हुआ कि हमारे पास ये 2 लॉज आए, ठीक है। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि ये जो साइंटिस्ट ने हमें ये 2 लॉज दिए हैं ये सही हैं, ये ट्रू हैं और ये फैक्ट हैं, ये तो किसी ने भी नहीं कहा। तो डेल्टन ने क्या किया, डेल्टन ने स्टडी की, एक्सपेरिमेंट्स किए, और अपनी स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट पे उन्होंने अपनी थ्योरी और पॉस्टुलेट्स दिए। पॉस्टुलेट वर्ड का मतलब होता है फैक्ट्स या ट्रुथ, और इन पॉस्टुलेट्स के थ्रू डेल्टन ने जो 2 लॉज थे उनको कहा कि ये सही हैं, दीज आर यूनिवर्सल लॉ और ये ट्रुथ है, ठीक है। तो हम इन पॉस्टुलेट्स को रिवाइज करेंगे और समझेंगे ऐसे कौन से पॉस्टुलेट थे जिनने प्रूफ किया कि जो हमारे लॉज हैं वो सही हैं। चलो सबसे पहले पॉस्टुलेट्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉस्टुलेट डेल्टन ने दिया वो ये था कि हमारी दुनिया में हर एक मैटर एटम से बना है, ठीक है। दूसरा पॉस्टुलेट डेल्टन का कहता है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स जिनको आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो हियर द लाइन अगर आप गौर करो तो एक लाइन बहुत सिमिलर है किसी चीज़ से, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन।
अगर आप लॉ पे जाओ तो आपने फर्स्ट लॉ क्या पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये वाला पॉस्टुलेट मास वाले लॉ से कहीं रिलेशन रख रहा है। अब हमने फिर उसके बाद समझा था कि मास और एटम में क्या रिलेशन होता है। मैं एक लाइन में आपको बताती हूँ, मास इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एटम्स। मास का सिंपल मतलब है सम ऑफ एटम्स, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में 1000 एटम्स हैं तो आपका मास 1000 हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि मास और एटम्स तो बहुत रिलेटेड है ना। तो अगर आप एटम्स बढ़ा और घटा नहीं सकते तो आप मास को भी बढ़ा और घटा नहीं सकते। इसलिए ये जो सेकंड वाला पॉस्टुलेट है एटम वाला, उस पॉस्टुलेट ने हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक ट्रुथ बताया, एक फैक्ट बताया है और ये कहा कि वो सही है। सो विच पॉस्टुलेट डिफाइंस की कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ सही है, एटम्स कैन नदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाला पॉस्टुलेट। आपकी एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन है कि बताओ डेल्टन का कौन सा पॉस्टुलेट था जिसने बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है। तो अब मुझे पता है कि आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हो। चलो समझते हैं आगे के लॉज। पॉस्टुलेट थर्ड पॉस्टुलेट कहता है कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में भी और मास में भी। कहने का क्या मतलब है, अगर आप एक H का एलिमेंट लो, हाइड्रोजन का एलिमेंट लो, तो उसमें बहुत सारे करोड़ों एटम्स होंगे। तो वो जितने सारे भी उस H एलिमेंट के अंदर एटम्स हैं, सबका सेम मास है और सबकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लेकिन फोर्थ पॉस्टुलेट कहता है कि अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन में जितने एलिमेंट्स हैं या हाइड्रोजन के एटम्स का मास और एटम्स का मास और प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, और ऑक्सीजन के एटम और का मास और प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। तो अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग मास। एक सा एलिमेंट, एक से एटम, एक सा मास, एक सी प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हमने पढ़ा था पांचवा पॉस्टुलेट, जो कि हमको बोलता है कि आप हमेशा ऐसा कुछ देखते हो, H2O, HCl, HNO3, H2SO4, है ना। क्या आपने कभी किसी एसिड, बेस या किसी भी चीज़ का केमिस्ट्री में फॉर्मूला सुना है ऐसा, H0.230, H2.3Cl, H7.08NO3? नहीं ना। तो हमेशा याद रखना कि जब हमारे कंपाउंड्स या फॉर्मूलेज बनते हैं तो वो एक होल नंबर रेशियो में होते हैं। कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ होल नंबर रेशियो। कभी भी आपको डेसिमल्स नहीं देखने मिलेंगे किसी भी फॉर्मूले में। ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पॉस्टुलेट, जो कि अगेन हमारा कांस्टेंट प्रपोर्शन जो हमने अभी पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, वही बात कह रहा है लेकिन अलग ढंग से। ये पॉस्टुलेट कहता है कि हमारे कंपाउंड के फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स हैं, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। क्या कहने का मतलब है कि अगर H2O बनेगा तो वो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से ही बनेगा। कभी भी H2O 3 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन या 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन से नहीं बनेगा। हाइड्रोजन वाटर का हमेशा फॉर्मूला H2O ही होगा। तो यहाँ ये पॉस्टुलेट बोलता है फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन बोलता है रेशियो कभी नहीं बदलेगा। तो आप खुद ही सोचो, अगर फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो रेशियो नहीं बदलेगा, अगर फॉर्मूला बदल जाएगा तो रेशियो बदल जाएगा। इसलिए ये जो हमारा सिक्स्थ पॉस्टुलेट है वो हमें बताता है कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन एक सही लॉ है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी द 2 क्वेश्चंस। इसमें वही पूछा गया है, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बताओ कौन सा ऐसा पॉस्टुलेट था जिसने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है। तो कौन सा था, हमें पता है एटम वाला पॉस्टुलेट था, जिसमें एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड वाली लाइन लिखी है। चलो देखते हैं। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम, नहीं, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये सेकेंड वाला पॉस्टुलेट सही है।
विच पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन डिफाइंस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन? कौन सा पॉस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को डिफाइन करता है? तो हमने पढ़ा जिसमें एटम्स का नंबर फिक्स है ना, यानी कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, अब चलो, अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकेंड वीडियो जो हमने, या सेकेंड लेक्चर जो हमने पढ़ा था हमारे। ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, है ना, कि कैसे आप एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। इनके भी क्वेश्चंस आएंगे। मोल्स के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? लेट मी सी, मोल्स के बारे में, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको ये पूछा गया इस क्विज में कि मुझे बताओ मोल क्या होता है। सो गाइज, जब मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप 1 डज़न केले लेने जाओगे तो 1 डज़न केले का मतलब क्या होता है? 12 केले। तो वैसे ही 1 मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो अगर मैंने ज़िंदगी में कभी बोला 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका मतलब है हाइड्रोजन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो अगर हम आसान भाषा में कहें तो मोल कुछ भी नहीं है, मोल एक सिर्फ नंबर है। ठीक है, तो व्हाट इज मोल? मोल इज जस्ट अ नंबर। फिर सवाल है मॉलिक्यूलर मास का। मैंने आपको सिखाया है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इस चीज़ पे ध्यान दो। H2O लिखा है, आपके पास एक कंपाउंड लिख के आएगा H2O, HNO3, H2SO4, H2O2, S8, ये सारी जो भी चीज़ें फॉर्मूला लिख के आएगा। आपको क्या करना है? H2O से समझो, कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 इंटू हाइड्रोजन का मास क्या है? 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1, फिर बीच में लगाओ प्लस का साइन। ठीक है, अब आप बात करोगे ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन हैं? 1। ऑक्सीजन का मास क्या है? 16। तो क्या हो गया? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। अब 2 + 16 यानी कि 18 AMU, राइट। तो हम कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट को पकड़ो। जैसे C2H2 में सबसे पहले कार्बन की बात करो। पहले देखो कितने कार्बन है, हमने बोला 2 कार्बन है। फिर 2 लिखो, इंटू करो, क्या मास है कार्बन का? 12। तो 2 इंटू 12। ठीक है, अब कार्बन की बात यहाँ खत्म हो गई, बीच में प्लस का साइन लगाओ। अब करो हाइड्रोजन की बात। कितने हाइड्रोजन है? 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, है ना। तो अब क्या हो गया? 2 इंटू 1। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे। 2 इंटू 12 इज 24, 2 इंटू 1 इज 2, तो 24 + 2 इज 26। सो गाइज, इस तरह से हम अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते थे, राइट। तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 44 AMU। मैं डायरेक्ट देख के लिख दे रही हूँ क्योंकि हमें पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, राइट। तो 44 इज द आंसर। अब बताओ एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? मैंने आपको बताया ना अभी कि एक मोल क्या होता है। एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23। इसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये है थर्ड वाला ऑप्शन। हमेशा याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23। आपको अगर MCQ में पूछा तो वो पता क्या करेंगे? वो 23 की जगह 25, 24 कर देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। 23 है 10 की पावर में। चलो, इन मोल्स द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ आर गिवन इन। चलो, मैंने आपको समझाया था कि हमने मोल क्यों इंट्रोड्यूस किया, है ना। हमने एक्चुअली मोल का इंट्रोडक्शन इसलिए किया कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके और हम फर्दर डिस्कवरीज और साइंटिस्ट को इसके बारे में आगे केमिस्ट्री के बारे में सर्च करने में आसानी जाए। ठीक है, AMU जो होती है वो बहुत छोटी SI यूनिट है और ग्राम्स जो है वो मेजरेबल SI यूनिट है। तो अगर हम किसी सब्सटेंस, किसी एलिमेंट की मोल्स में बात करते हैं तो उनका मास ग्राम में लिखा जाता है, और अगर हम सिर्फ किसी एटम की बात करते हैं तो उसका मास AMU में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ
एक हाइड्रोजन का एटम, तो उसका मास क्या है 1 AMU। अगर मैं बोलूँ 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम, तो उनका मास क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। अब उस 6.022 इंटू 10⁻23 में मैंने 5 का इंटू कर दिया, तो वो उतना ही इंटू करके वो मास भी बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर आप ये 6.022 इंटू 10⁻23 में कैलकुलेशन करते रहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा एंड आप फर्दर आगे नहीं बढ़ पाओगे, सिर्फ कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। इसलिए हमने मोल को इंट्रोड्यूस किया। मोल को इंट्रोड्यूस करने से क्या हो गया, अब 1 मोल यानी कि 1 ग्राम, 2 मोल यानी कि 2 ग्राम्स, ऐसा हो गया। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का क्या मास निकल के आया, 16 ग्राम। समझ में आया। तो मोल इंट्रोड्यूस करने से हमारे एटॉमिक मासेस और हमारे मॉलिक्यूलर मासेस अब ग्राम्स में कन्वर्ट हो गए थे। अब हम उन्हें ग्राम्स में मेजर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्या होगी, कैलकुलेशन ईजी हो गई। अगर मैं आपको बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास बताओ। 1 मोल ऑफ कार्बन का मास होगा 12 ग्राम्स। कितना, 12 ग्राम्स। मोल में हमेशा मास ग्राम्स में आता है, याद रखना इस बात को। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, अच्छा फॉर्मूला चलो समझते हैं। फिर हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, बहुत बेसिक एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल्स को समझा था। वो मैं सब तो नहीं समझा सकती, मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है मास वाला और एक फॉर्मूला है पार्टिकल्स वाला। मास वाला फॉर्मूला बोलता है कि जो मास आपको क्वेश्चन में दिया है अपॉन, अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास, कोई एलिमेंट दिया है तो उसका मास, ठीक है। अगर नाइट्रोजन दिया है तो नाइट्रोजन का मास 14, अगर NO2 दिया है तो NO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो और नीचे लिखो। तो ऊपर वो चीज़ आती है जो आपको दी हुई होती है और नीचे वो चीज़ आती है जो कि आपको पता होती है। तो यहाँ आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो मास के टर्म में क्या होता है, वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, रिमेंबर दैट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू पार्टिकल्स के टर्म में क्या होता है, जितने पार्टिकल्स आपको दिए हैं अपॉन जो आपको पता है। कौन से पार्टिकल्स आपको पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर आएंगे जो कि आपको दिए हुए होंगे, अपॉन यानी कि डिवाइड का साइन, थर्ड वाला ऑप्शन इज राइट। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हेन 8 ग्राम ऑफ O2 इज गिवन, इट्स जस्ट अ नंबर। चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर 3 भाई हैं A B C, अगर A B का भाई है और B C का भाई है तो A और C का रिलेशन बताओ। आप बोलोगे मैम A और C भी तो भाई भाई हुए ना। वैसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स मास वाले फॉर्मूले से निकलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले से भी निकलते हैं, तो आप कह सकते हो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम। तो इससे हमारा बन जाता है एक नया फॉर्मूला, दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन आए जो कि एक मिक्स्ड क्वेश्चन हो, तो अगर आपको 3 चीज़ें दी होंगी, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया होगा 6.022 तो आपको पता ही है, मॉलिक्यूलर मास आप मॉलिक्यूल को देख के निकाल लोगे। तो अगर आपको गिवन मास निकालना है और 3 चीज़ें दी हैं तो इन तीनों को फॉर्मूला में पुट करो, गिवन मास निकालो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। कभी कभी मास दिया होगा, पार्टिकल्स पूछेंगे, तो बस ये बॉक्स का फॉर्मूला याद करने से आपके 99% ऑफ क्या कहना चाहिए क्वेश्चंस बन जाते हैं। हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, हमने सब चीज़ डिटेल में पढ़ी है, लेकिन हमारे मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में ये एक रिवीजन है, तो मैं सिर्फ आपको रिव्यू करा रही हूँ कि क्या था।
चलो अब सवाल पे आते हैं। क्या था ये सवाल? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। आपको सबसे पहली चीज़ क्या लिखनी है? गिवन। आपको क्या दिया हुआ है? 8 ग्राम ऑफ मास। तो मानो ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आपने सबसे पहला स्टेप है आपका गिवन 8 ग्राम ऑफ मास, ठीक है। मॉलिक्यूल दिया है O2, यानी कि आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो पूरा मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ क्या होगा? 2 ऑक्सीजन, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 इंटू 16 कितना मास हो गया? 32। मॉलिक्यूलर मास आपको पता चल गया। अब क्या बोला है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल के बताओ, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड लिखो, फाइंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बोला मास आपको कितना दिया है? 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला? 32। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हैं 6.022 इंटू 10⁻23 आपको पता है। तो आप क्या करोगे? ये है आपका सवाल। 8/32 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उसके नीचे 6.022 इंटू 10⁻23। तो 8/32 है तो 8 1 जा 8, कितने जा होता है? 32। 8 4 जा 32 होता है। यस, आई एम राइट। तो 1/4 आ गया और उस तरफ क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, और नीचे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये नीचे वाले 6.022 जो कि डिवाइड में है उसको उस तरफ लेके जाओ, मल्टीप्लाई कराओ, तो 6.022 इंटू 10⁻23/4 आ जाएगा। इतना सिंपल सा डिवीजन है, उसको करो और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने इसमें आंसर नहीं लिखा था तो मैं अब वहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देती हूँ। क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23/4, राइट। तो 6.022 तो 1.6.0, हाँ 1.5, क्योंकि देखो 6 ना, तो 4 1 जा 4, बचा 2 गया वो हो गया 20, तो वहाँ आएगा 5। 2 2 तो वो भी है 20, तो 5 और बचा 2, है ना। तो इतना अपन लिख सकते हैं 1.550 ऐसा करके इंटू 10⁻23। ये मैंने अप्रॉक्स लिखा है, इट मस्ट बी अ नंबर। चलो तो ये वाला नहीं लिखो, सिर्फ इतना ही लिखे रहने दो, ठीक है। अब हम आ गए, ये हमने पढ़ा और रिवाइज किया हमारे मूल कॉन्सेप्ट को। अब हम रिवाइज कर रहे हैं हमारे सीरीज़ को, यानी कि हमारी ट्रिक को। गाइज मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो कराई है जिसमें कि मैंने आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ट्रिक और निमोनिक्स के थ्रू पूरे याद करवा दिए थे, राइट। तो चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था, जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स, राइट। चलो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। क्या होता है रिप्रेजेंटेशन? एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, एलिमेंट के ऊपर मास आएगा और नीचे क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। कैसे याद रखोगे एग्जाम में? मास हमेशा ज़्यादा होता है तो एलिमेंट के ऊपर लिखा जाता है, और नंबर, एटॉमिक नंबर वो कम होता है, इसलिए वो हम उसको नीचे लिखते हैं, एलिमेंट के नीचे लिखते हैं, राइट। तो देखो ये हीलियम और लिथियम ऐसे लिखे गए हैं। ट्रिक क्या है? सबसे पहले हैप्पी यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम यानी कि हीलियम 2 उसका नंबर, लिथियम बेरिलियम, ब्रॉड 5 यानी कि बोरॉन 5, चॉकलेट्स यानी कि कार्बन 6, N7 यानी कि नाइट्रोजन 7, O8 यानी कि ऑक्सीजन 8, 4 यानी कि फ्लोरीन 9, नियॉन यानी कि नियॉन 10। तो क्या ध्यान में रखना है? अगर आपको ये निमोनिक्स याद है, हैप्पी, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉड 5 चॉकलेट्स, N7 O8 फॉर नियॉन। तो 3 भाई थे, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जो चॉकलेट्स लाए, कितनी? 5। कौन कौन सी? N7 O8, किसके लिए? नियॉन के लिए। तो अगर आपको ये निमोनिक्स याद है तो आपको N7 यानी कि नाइट्रोजन का नंबर भी याद है, वो है 7, O8 यानी कि ऑक्सीजन का नंबर याद है 8, हैप्पी यानी कि हाइड्रोजन उसका नंबर 1, ब्रॉड 5 यानी कि बोरॉन 5। तो इस निमोनिक्स के थ्रू ही आप बहुत सारे आंसर्स दे सकते हो, जैसे कि ये हैप्पी डैश लिथियम बेरिलियम। क्या था? हैप्पी, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 3 भाई थे। तो देखो हीलियम, लियम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 3 भाई के पीछे सब में लियम आ रहा है, याद रखना। एटॉमिक नंबर 6 मैंने अभी आपको बोला
हैप्पी, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ब्रॉट 5, कितनी चॉकलेट्स लाए थे? 5। ब्रॉट यानी कि बोरॉन, तो बोरॉन का नंबर 5, ब्रॉट 5 क्या लाए थे? चॉकलेट्स, चॉकलेट्स यानी कि कार्बन, तो कार्बन का नंबर 6। ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, अच्छा ब्रॉट 5n7, और क्या लाए थे? O8 होगा, O6 होगा, O12 होगा या O5 होगा, तो हमें पता है बोरॉन 5, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, यानी कि O8 है इसका आंसर। ठीक है, इनमें से मैं देख लेती हूँ 1 से 10 तक कौन से हैं, फिर आपको मैं सल्फर, फ्लोरीन, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये 1 से 10 तक हमारे सारे निमोनिक्स काम आते हैं। अब हम देखते हैं 11 से 20 तक का निमोनिक्स। कहता है Na यानी कि सोडियम 11, मांग यानी कि Mg12, अल्ला यानी कि एल्यूमिनियम 13, से यानी कि सिलिकॉन 14, पेप्सी यानी कि फॉस्फोरस 15, सोडा यानी कि सल्फर 16, कोला यानी कि क्लोरीन 17, आर्गन यानी कि आर्गन 18, काजू यानी कि पोटेशियम 19, केक यानी कि कैल्शियम 20। ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। आई रिपीट, ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। तो इस निमोनिक्स के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, ना मांग अल्लाह से यानी कि सिलिकॉन 14 है ना, पेप्सी यानी कि फॉस्फोरस, पेप्सी, कोला यानी कि क्लोरीन, तो ना मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू, क्या काजू यानी कि पोटेशियम, उसका साइन होता है के, काजू यानी कि काजू केक, केक क्या था? कैल्शियम, कैल्शियम नंबर 20, 20 के पहले आता पोटेशियम, पोटेशियम नंबर 19, सो पोटेशियम का नंबर हो गया 19। गुड। अगर आपको इनको बहुत अच्छे से करना है तो आप शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देखो, आई बटन में दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। गाइज यहाँ सिर्फ हम चीज़ों को देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ मैंने आपको याद कराया है, प्रैक्टिस कराई है, एंड एक्चुअली में 15 मिनट में सब हो गया था, आपको भी याद हो गया था, ऐसा करवाया था। तो गो एंड वॉच इट आउट। अगर आप ये मतलब रिवीजन कर रहे हो लेकिन आपको वो चीज़ें अच्छे से याद नहीं हैं, और ये तो इतना अच्छे से याद नहीं कराएगा, सिर्फ रिव्यू करवाएगा। ठीक है। सो गाइस, ये निमोनिक्स के थ्रू हम क्या क्या आंसर करने वाले थे, चलो देखते हैं। मास है, मास तो बाद में बताऊंगी, और कुछ है क्या एटॉमिक नंबर से रिलेटेड? नहीं। चलो अब हम सीखेंगे कि यार एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है, राइट, अगर आपका एटॉमिक नंबर इवन है तो उस नंबर को इंटू 2 करो तो आपका मास आ जाएगा। जैसे हैप्पी हीलियम, हीलियम का नंबर 2, 2 इंटू 2 उसका मास 4। हैप्पी हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम नंबर 4 वो भी इवन है, 4 इंटू 2 8 उसका मास 8। ठीक है, तो इवन नंबर होना चाहिए। 12 इंटू 2 24, 14 इंटू 2 28, तो इवन नंबर को इंटू 2 कर दोगे तो मास आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को इंटू 2 करो प्लस 1 कर दो, जैसे हैप्पी हीलियम, लिथियम, लिथियम का नंबर 3 है, तो 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6, 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7, तो मास क्या हुआ? 7, 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 7। नाउ वी विल गो टू understand, this is the trick and this is all we practiced in the video. अब बात आती है कुछ एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन का मास और एटॉमिक नंबर 1 होता है। याद रखना, हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक नंबर दोनों कितना है? 1। बेरिलियम का मास 9 है, नाइट्रोजन का मास 14 है और आर्गन का मास 40 है। ये 4 एक्सेप्शंस हैं एटॉमिक मासेस में 1 से 20 तक के एलिमेंट्स में। सो एवरीवन, व्हाट आई टोल्ड यू कि फर्स्ट 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट में 3 चीज़ें, हाइड्रोजन का मास 1, बेरिलियम का 9 और नाइट्रोजन का 14, बाकी सब में ट्रिक लगा देना। और 11 से 20 तक में सिर्फ आर्गन का मास 40 होता है। ओके, लेट्स आंसर द क्वेश्चंस नाउ। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1,
ठीक है, फिर क्या है, मास ऑफ सिलिकॉन, चलो, ना मांग अल्लाह से यानी कि सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, 14 इज अ इवन नंबर, 14 इंटू 2 करोगे 28, समझ में आया ट्रिक का मजा। मास ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन, नाइट्रोजन एंड आर्गन ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्सेप्शन है। आर्गन का मास मैंने आपको 40 बताया और नाइट्रोजन का मास मैंने आपको 14 बताया, तो 14,40 इज द आंसर। नाइट्रोजन और आर्गन दोनों एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और बेरिलियम दोनों एक्सेप्शन है। एटॉमिक नंबर 16 विल बी, मास बताओ एटॉमिक नंबर 16 का, ठीक है। एटॉमिक नंबर 16 तो एक इवन नंबर है, 16 इंटू 2 कर दो तो ये आपका आ जाएगा 6 2 12 1 32, है ना, 32 आपका मास आएगा। लेकिन एक बात देख लो कि 16 एलिमेंट कौन सा है ना मांग अल्लाह से यानी कि सिलिकॉन, नंबर 14 अल्लाह से पेप्सी कोला, कोला यानी क्लोरीन, तो एटॉमिक नंबर 16 किसका है, क्लोरीन का है, ठीक है। पेप्सी नहीं, पेप्सी सोडा कोला, पेप्सी सोडा ये सल्फर का नंबर 16 है, क्लोरीन का नंबर 17 है। तो ना मांग अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला, सोडा यानी कि सल्फर, फिर क्लोरीन, ओके। एटॉमिक नंबर 15 ऑफ, हमने अभी बोला 14 यानी कि सिलिकॉन, तो 15 ना मांग अल्लाह से पेप्सी, पेप्सी यानी कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का नंबर 15। चलो, सल्फर, फ्लोरीन और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बता। ना मांग अल्लाह से यानी कि सल्फर, एटॉमिक नंबर 14, समझ में आया, तो 14, एक 14 होना चाहिए। फ्लोरीन, फ्लोरीन 1 से 10 में आता है, कब आता है, हैप्पी, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉड 5, चॉकलेट्स, N7O8 फॉर यानी कि फ्लोरीन, किसके लिए, नियॉन के लिए, तो फॉर यानी कि फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, एक है 14 एक है 9। मैग्नीशियम, ना मांग यानी कि मैग्नीशियम यानी कि 12, 14 12 और 9 ढूंढो, 14 12 और 9, कहो मैंने ऑप्शन ही ना दिया हो, 14 है, 12 9 है, मैग्नीशियम का नंबर 12 है, सल्फर, अच्छा बस सिलिकॉन का नंबर 14 है, सल्फर का नंबर 16 हो सकता है, तो 14 नहीं है, आई थिंक एवरीवन इट इज़, देखो 9 और मैग्नीशियम का नंबर 12, 9 और 12 है ना, 9 और 12 है ना इसमें, ये सही है, और 16 यानी कि सल्फर। कैसे, ना मांग अल्लाह से यानी कि सिलिकॉन, ओके, से यानी कि सिलिकॉन, वी कैन चेक इट आउट, मैं अगर गलत हूँ तो आप लोग प्लीज़ गलत मत होना, मैं स्किप आउट हो गया मेरे दिमाग से। ना मांग अल्लाह से यानी कि सिलिकॉन, नंबर 14, पेप्सी सोडा, सोडा यानी कि सल्फर 16। सो एवरीबडी आई एम रियली सॉरी कि मैंने थोड़ा मिस प्रोनाउंस कर दिया चीज़ों को। सल्फर का नंबर 16 होता है, सिलिकॉन का नंबर 14 होता है, ये निमोनिक्स आपके सामने लिखा है। सिलिकॉन और सल्फर दोनों एस से स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप ये गलती मत करना, ओके। तो हमने ये सीखा कि सल्फर कहाँ है, 16 नंबर पे, और सिलिकॉन कहाँ है, 14 नंबर पे, ओके। चलो कोई बात नहीं। नाउ वी हैव केमिकल फॉर्मूलाज, लास्ट पार्ट। तो यहाँ हमने सब सीख लिया कैसे लिखते हैं क्या, फिर हमने केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीखे थे एवरीवन। इसमें बस कुछ ही क्वेश्चंस हैं, केमिकल फॉर्मूलाज हो जाएंगे। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, यानी कि कैटायन और एनायन, इन दोनों के मिलने से ही एक केमिकल फॉर्मूला बनता है। केमिकल फॉर्मूला पता होने के लिए हमें वैलेंसी यानी कि हमारे एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो चार्जेस यानी कि वैलेंसी हमें इस चैप्टर में नहीं सिखाई गई है, इसलिए हम इस टेबल की हेल्प से हमारे फॉर्मूलेस को बनाते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखते कैसे हैं वो इस चैप्टर में अच्छे से सिखाया है। देखो, सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव आयन चाहिए, एक नेगेटिव आयन चाहिए,
सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है चीज़ों को। जैसे आपके पास है Mg2+ और Br1-, तो Mg के ऊपर का 2 Br के नीचे जाएगा और Br के ऊपर का 1 Mg के नीचे जाएगा। फॉर्मूला बनेगा MgBr2, ठीक है। फिर Al3+ और S2-, Al के ऊपर का सिर्फ 3 S के नीचे जाएगा, S के ऊपर का सिर्फ 2 Al के नीचे जाएगा। ध्यान रखना साइंस को नीचे मत लेके जाना, ठीक है। तो Al2S3 आपका फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह हमारे फॉर्मूलेज बनते हैं। अब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास एक मेटल और नॉन मेटल दोनों है जिनकी मदद से आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, तो आपको उस फॉर्मूले में नाम लिखते समय और उसका सिंबल लिखते समय मेटल को प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, तो मेटल सबसे पहले प्रेफरेंस में आएगा। नाउ पॉलीएटॉमिक एटम्स क्या होते हैं, SO4, NO3, ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक मतलब जो अलग अलग तरह के एटम से मिलके एक कंप्लीट आयन बना है। सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो मिले और उन्होंने एक कंप्लीट आयन बनाया SO4, फिर उस पर एक चार्ज है, ठीक है। NO3 नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, अलग अलग एलिमेंट्स मिले एक कंबाइंड चीज़ बनी, है ना। फिर ऐसे समझ में आया। बैलेंस आउट करते हैं। ध्यान क्या रखना है एवरीवन, देखो जब आप पॉलीएटॉमिक आयंस का यूज़ करते हो तो उनको ब्रैकेट में रख के फिर वो जो ऊपर से आपने ये एल्यूमिनियम के ऊपर 3 है ना, तो आपने सल्फर के बाहर लिखा, लेकिन पूरे ब्रैकेट में रख के। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, मैम पूरा काट देंगी। क्योंकि ब्रैकेट ना लगाने से उसका मतलब निकलता है कि जो ये आपका 3 है वो सिर्फ ऑक्सीजन पे है, ठीक है, सल्फर पे नहीं है। जबकि ये जो 3 है ये पूरा SO4, पूरे SO4 पे है, ठीक है। तो आप पूरे SO4 को ब्रैकेट में करोगे और फिर उसके बाहर नंबर लिखोगे। जैसे कि NO3, तो पूरा NO3 ब्रैकेट में आया, फिर NO3 के बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 आया। समझ में आया, ऐसे करना है। तो सिंपल भाषा में कैटायन एनायन चाहिए, उनको बैलेंस करना, सिंबल मेटल को आगे रखना, मेटल को प्रेफरेंस देना और पॉलीएटॉमिक वालों को ब्रैकेट में रखना, ठीक है। अब चलो अब हम करते हैं क्विज। मैं आपसे बोल रही हूँ Mg2NCl-, इसका फॉर्मूला बनाओ। तो आप क्या करोगे, Mg और Cl को रखो, Mg के ऊपर का 2 Cl के नीचे और Cl के ऊपर का 1 Mg के नीचे, यानी कि Mg के नीचे आएगा 1, Mg नीचे आएगा 1 और फिर Cl के नीचे आएगा 2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। एलिमेंट्स विथ चार्जेस, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है जैसे Mg+, Cl-, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आयंस, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो हम उसे कैटायन बोलते, नेगेटिव चार्ज होता तो हम उसे एनायन बोलते, लेकिन सिर्फ चार्ज की बात हो रही है तो हम उसे आयन बोलते हैं। OH-, OH- किस किस से बना है, ऑक्सीजन से भी बना है और हाइड्रोजन से भी बना है, यानी अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स भी हैं और उस पर एक चार्ज भी है। तो ये क्या होगा, ये एक पॉली एटॉमिक आयन होगा। चलो Na+OH-, Na के ऊपर भी 1 है, OH के ऊपर भी 1 है, दोनों के 1 एक दूसरे के नीचे आएंगे तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं NaOH, राइट। Al के ऊपर 3+, Cl के ऊपर 1, तो Al के नीचे क्या आएगा 1, तो Al 1, Cl के नीचे क्या आएगा 3, तो AlCl3, ढूंढो, ये है। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का मतलब Na, ऑक्साइड, ऑक्साइड ढूंढो। चलो हम आप ये टेबल से हेल्प ले सकते हो, हाँ अभी इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर से आपको बनने लगेगा। ऑक्साइड O2- और हमारा क्या है सोडियम Na+, Na+O2-, तो Na के नीचे क्या आएगा 2 और O के नीचे क्या आएगा 1, तो Na2O, ढूंढो ये वाला। राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम यानी कि Ca, क्लोराइड यानी कि Cl-, कैल्शियम ढूंढो, कैल्शियम वेयर इज इट, ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम के नीचे, सेकंड नंबर में मैग्नीशियम के नीचे Ca2+,
तो Ca2+ और हमने कैल्शियम क्लोराइड लिखा है यानी कि Cl-। सेकेंड ब्लॉक में आप देख सकते हैं Cl-। तो Ca2+ Cl- यानी कि Ca के नीचे 1 और Cl के नीचे 2, CaCl2, CaCl2, ये वाला आंसर है। अब द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज एवरीवन, दैट सेज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम Mg2+, सल्फाइड S2-। मैग्नीशियम देखो यहाँ सेकेंड नंबर पे मैग्नीशियम Mg2+, सल्फाइड S2-। तो दोनों का 2 और 2 एक दूसरे के नीचे जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों 2 है ना, तो वो बैलेंस ही रहेगा, तो Mgs आएगा। क्या आएगा? Mgs। Now everyone, with this we have revised the whole chapter, discussed all the important questions and I have make sure कि आपको हर एक टॉपिक मैंने कवर अप किया हो। अब अगर आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर चुके हो तो एनसीईआरटी खोल के क्वेश्चंस कर सकते हो, रिफ्रेशर्स खोल के क्वेश्चन कर सकते हो, एंड दैट विल बी ऑल फॉर योर टेस्ट, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे थे। So everyone, do follow me on Instagram, Facebook. The links are in the description given below. Keep watching the channel. Do subscribe the channel. Hit the bell icon and keep learning. Keep watching. Thank you so much everyone for watching this video. Do like it. Thank you. Bye.